विक्रम कादियानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। सर, किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है रोहतक में, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा 3 बार से जीतते आ रहे हैं और बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो पहले कांग्रेस में ही थे। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है। मैं स्वागत करता हूं संगठन का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि जिन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा को यहां से उतारा है। और मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छा कैंडिडेट उन्होंने यहाँ से उतारा, वो इस किस्म का कैंडिडेट उतारा है जिसने जाट बेल्ट में सोनीपत से एक आज़ाद उम्मीदवार, जो कि एक रिकॉर्ड है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे एक सांसद बनने का काम किया था। लोगों से जुड़ने का काम वो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और जहाँ तक बात रही दीपेंद्र हुड्डा की, 3 बार के सांसद हैं, ज़रूर सांसद हैं, उनकी छवि भी अच्छी है, लेकिन वो हमेशा से गोद में बैठ के चुनाव लड़ते आए हैं। तीनों चुनाव उन्होंने सीएम के बेटे के रूप में लड़ा। इस बार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहा है। माहौल मोदीमय है और हमें पूरा विश्वास है कि सबसे पहला कमल, जैसे कि हमारे नेतृत्व में भी यहाँ से कह के गए हैं, सबसे पहला कमल रोहतक लोकसभा से खिलने जा रहा है। अच्छा, ये 1 महीने का वक्त, इतने 1 महीने में तमाम वोटर्स से मिल लेंगे अरविंद शर्मा? क्योंकि अब तक हम जहाँ गए हैं तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि नाम का ऐलान हो गया है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि पिछली बार कब वो आए थे इलाके में, गांव में। देखिए, बात 1 महीने की नहीं है, शीर्ष नेतृत्व की बात है, देश के नेतृत्व की बात है, मजबूती के तौर पे जिस तरीके से राष्ट्र खड़ा है वो देखने की बात है। 5 साल का मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, लोगों को वो सब दिखाई देता है। जिस प्रकार से विदेशों में सेना की तरफ से जितने मजबूती के साथ भारत देश खड़ा है, ये राष्ट्र के नाम लोग वोट डालेंगे और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलनी निश्चित है। अच्छा, क्या लोग ये नहीं देखेंगे कि रोहतक में हुड्डा सरकार के दौरान कितने काम हुए हैं? मतलब कि तमाम इलाकों के लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया जाता था कि हुड्डा सरकार ने सारे ही काम रोहतक में कर दिए, या तो रोहतक में कर दिए या झज्जर सोनीपत में कर दिए। तो ये चीज़ें लोग नहीं देखेंगे क्या? देखिए, मैं कहूँगा रोहतक में तो हाँ, उन्होंने सड़कें वड़कें बनाई, लेकिन विकास सिर्फ सड़कों का विकास नहीं होता है। लोगों को ईमानदारी से नौकरी देना भी एक सच में विकास का काम होता है। इस गांव से आप अपने आंकड़े निकाल के देख लीजिए। ये डीगल गांव है जहां पे हम आज बैठे हैं। इसमें आंकड़े निकाल के देखिए कि पिछली बार उनकी सरकार में कितने लोग नौकरी लगे थे और इस बार ईमानदारी से कितने लोग। ये पर्ची और चिट फंड वाली जो सरकार नहीं है, 5 साल में ईमानदारी से जो नौकरियां तो दी हैं। जो ये बच्चे, आज मैं ये कहूँ कि जो ट्यूशन सेंटर्स में या जो कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे जा रहे हैं, ये भी सही मायने में विकास है। नहीं तो लोग राजनेताओं के पीछे पड़ते थे, इस प्रकार के कमीशन एजेंट्स के पीछे पड़ते थे, जो 10-10, 15-15 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए HCS के लिए। आज जो HCS लगे हैं, वो लोग अपना जो ज्वाइनिंग जो है वो बस में जाके जो ज्वाइनिंग करके आए हैं। तो एक आम आदमी को नौकरी पे लगाना भी विकास का एक रूप होता है। इस विकास के नाम पे हमें वोट मिलेंगे। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि आपके बहुत सारे नेताओं के ऊपर आरोप लगता है जातिवाद फैलाने का, ख़ासतौर पे जो रोहतक से विधायक भी हैं, आपके मंत्री भी हैं, उनके इस तरह के बयान हमेशा आते रहते हैं। तो क्या मुश्किल नहीं होती लोगों के बीच में जाने में? देखिए, कोई इस प्रकार का जातिवाद की बात नहीं है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देके, सबका साथ सबका विकास का नारा देके ये भारतीय जनता पार्टी अपना एक तरीके से काम कर रही है। और ना इन नौकरियों में जाति पाति देखी गई है, ये आप आंकड़ों में निकाल के देखिए। हाँ, जातिवाद की बात अगर मैं कहना नहीं चाह रहा, पर फिर भी जिसके ये ऑडियो टेप्स जो रिकॉर्ड हुए थे, जिनके यहाँ FIR हुई थी, उनके बारे में अगर मैं जिक्र ना करूं तो अच्छा है। सबको पता है कि किसने ये दंगे करवाए थे और किसके एरिया में ये दंगे हुए थे। हाँ, ये सबको पता है सर, लेकिन बस सरकार को नहीं पता है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सारे ही ये कहते हैं नेता, सबको पता है, सरकार को क्यों नहीं पता? देखिए, CBI के हाथ में केस है, इस बारे में बोलना न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या जो माननीय न्यायालय के अधीन ये बातें हैं, मेरा बोलना मेरे ख्याल से इस बारे में ठीक नहीं होगा। नहीं, वैसे CBI के मामले में कोई इस तरीके का केस है नहीं, और CBI की अगर जांच हो रही है तो बोला जा सकता है, कोई CBI कोर्ट नहीं है अपने आप में। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि आपके नेता आके आरोप तो लगा देते हैं, रैलियों में, मंचों से कह तो देते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बल्कि अब तो ये भी हो रहा है उल्टा कि आपके नेताओं की तरफ से जब कोई आरोप लगा दिया जाता है तो उनको वापस उल्टे नोटिस मिल रहे हैं कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर आप उदाहरण देना चाहेंगे तो, पर मेरी संज्ञान में इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है कि किसी कोर्ट ने ये कहा कि आप उसको वापस लीजिए आरोप को, या किसी
आज चुनाव आयोग ने इस प्रकार से कोई बोला कि इसको आप वापस लीजिए, ऐसा कोई बयान आप वापस लीजिए, मेरे संज्ञान में इस किस्म की बात नहीं है। बाकी सीबीआई कैप्टन अभिमन्यु के जो जितने भी केसेस हैं, जो उनकी जो कोठी को जलाने वाला था, वो सीबीआई कोर्ट में जांच चल रही है। तो सीबीआई ऐसा नहीं है कि सीबीआई, और यही फ़र्क है कि वो लोग सीबीआई को कठपुतली के तौर पे अपने तोते के रूप में करते थे, और यहाँ सीबीआई अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अच्छा सर, रोहतक के लोग क्या पूछ नहीं रहे हैं बीजेपी वालों से कि जब रोहतक जल रहा था तब कहाँ थे आप लोग, सरकार कहाँ थी, ये तमाम नेता कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी, सेना कहाँ थी? क्योंकि सरकार की जो चंद चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है उसमें से लॉ एंड ऑर्डर भी एक चीज़ होती है और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जब ज़रूरत थी तब सरकार थी ही नहीं। अगर विपक्ष के ऊपर ही तमाम जिम्मेदारियां हैं तो फिर सरकार क्यों चुनी जाए? देखिए, बात विपक्ष की नहीं होती, बात नुमाइंदा होने की होती है। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, उनकी जिम्मेदारी भरपूर बनती है। कहाँ थे सर आप? वो जी, वो कहाँ थे? उनके सिर्फ फ़ोन आ रहे थे, जिनकी ऑडियो टेप्स के बाद मैंने सबूत की बात करी, उनके सिर्फ ऑडियो टेप्स आ रहे थे। उनको तो इस किस्म का आप फिर आप कोर्ट की बात, लोगों की अगर हम बात करें तो ये जितने भी मेयर के, जो रोहतक के मेयर की बात करें, धूल चटाने का काम किया कांग्रेसी प्रत्याशी को, ये रोहतक ही था। ये जो न्याय किया, ये मेयर के चुनाव में जनता ने ही तो न्याय किया, यही सोच समझ के न्याय किया। ये अगर बात करें जाट आरक्षण की बात की, उसके बाद की, तो जो रोहतक का मेयर का जो चुनाव था, जींद का चुनाव था, 4 और मेयर जो थे उनका चुनाव था, पूरे हरियाणा की बात ही है। पाँचों के पाँचों मेयर हमारे रहे, जींद का चुनाव हमारा रहा। करनाल में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बाकायदा विज्ञापन दे दिया गया, जाति के नाम पे वोट मांगे गए कि पंजाबी मुख्यमंत्री का साथ दीजिए, जाति विशेष के लोग साजिश कर रहे हैं, 50 साल में मौका नहीं मिलेगा, अब की बार चूक गए तो। क्या सरकारें या जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी इस तरह से काम करेगी? क्या इस तरह से वोट मांगे जाएंगे? देखिए, ये इस बारे में मेरे को कोई संज्ञान नहीं है। बाकी अगर इस तरह की कोई अगर बात की है तो किसी की शरारती तौर पे अगर बात की है, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग क्यों नहीं कहते अपने नेतृत्व तो? आप तो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। इस किस्म की अगर कोई कार्रवाई, कोई कार्यकर्ता इस किस्म के कोई पर्चे बांटता है, चिपकाता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा देश इस किस्म का देश है कि हर जाति धर्म के इसमें लोग समाये हुए हैं और सब एक हैं। कितनी वोटों से जीत का दावा कर पाएंगे सर? देखिए, बड़ी बात नहीं करेंगे, पर मैं यहाँ से जिस तरीके से लोगों से मिल रहा हूँ, जो एक जोश एक तरीके से मोदी जी के लिए प्यार है, सम्मान है, ये आशीर्वाद, हमें लगता है कि कम से कम हम 1.5-2 लाख के आसपास की जीत यहाँ से दर्ज कराएंगे। इस असर पड़ेगा इसका विधानसभा चुनाव पे? विधानसभा के लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी चुनाव लड़ चुके हैं। बिल्कुल, बेशक असर पड़ेगा विधानसभा का चुनाव। ये कहें कि विधानसभा की बात करें, वैसे तो ये फाइनल चुनाव है, लेकिन हम विधानसभा के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये सेमीफाइनल के रूप में बिल्कुल देखा जाएगा। एक लहर जो है वो बनती है। जींद का चुनाव, मेयर के चुनाव का असर जींद के चुनाव में पड़ा, जींद के चुनाव का असर यहाँ इस चुनाव में पड़ेगा, और इस चुनाव का असर विधानसभा के चुनाव में भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अपील है कि अगर फेसबुक पर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।